नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 50 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज जो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है, आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये पहला क्वेश्चन है। एक सेकेंड ले लेते हैं ब्रश। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? आप कौन सा सर्वनाम है? पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका उत्तर बताते हैं। ये निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन क्या है? अनुरक्त, अनुसृत, विसर्जन, तिरोभाव। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का सी, विसर्जन। आह्वान का विसर्जन हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सूरज को दीपक दिखा के कोई दिखा सकता है थोड़ी सूरज को दीपक। तो इसका ऑप्शन अपने से छांट सकते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। मतलब सूरज को दीपक दिखाने का मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है? इसमें सर्वनामिक विशेषण है। चौथा का डी आंसर हो जाएगा। सर्वनाम का विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम संधि, विच्छेद, व्यास, कृष्ण क्या है? समास का विलोम व्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिमाप में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या बोलते हैं? शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग, पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो परिजोड़ माप, परिमाप में परिजोड़ माप होगा तो परि उपसर्ग है। तो छठा का आंसर हो जाएगा ए नंबर, परि उपसर्ग है। बादल का तत्सम शब्द होगा। तो बादल का तत्सम शब्द कौन है? बारिद। तो बादल कौन सा शब्द है? ये तद्भव शब्द हो जाएगा एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज की उपाधि। आज गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चलिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को। चलिए मैप में समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, लगभग सॉरी, चलिए त्रिपुरा हो गया, भूटान यहाँ पे, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का। इस जगह एक राज्य है असम। असम यहाँ तक असम है। यहाँ छोटा सा एक राज्य है मेघालय। ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। मैप में कौन कौन सा राज्य, 6 राज्य हैं अनुसूची 6 में। असम हो गया, उसके नीचे मेघालय हो गया, उसके नीचे त्रिपुरा हो गया, उसके नीचे मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य हैं अनुसूची 6 में शामिल। चलिए समझ लिए होंगे जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 322 में क्या है? लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को जो वेतन दिया जाएगा
उसके संबंधित बात 322 में किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 330 में SC/ST के बारे में बताया गया है, लोकसभा राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, कौन है, ये सिलचर है। ये पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, भारतीय मैप से समझने पर प्रयास करते हैं, एक मोटा मोटी बना लेते हैं, सॉरी। ये भारत है, मोटा मोटी। ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये पूर्वी पश्चिम गलियारा है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर मोतिहारी होते हुए गुजरती है, किशनगंज होते हुए। तो ये आसाम तक जाती है, आसाम के सिलचर तक जाती है, हाँ आसाम के सिलचर तक जाती है, और यहाँ से गुजरात जाती है। ये झांसी में दोनों पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलती है, काटती है दोनों को, ये झांसी में, वो ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का है, वहीं पे काटती है। तो ये सिलचर है, कौन बिंदु, पूर्वी पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग, ये पूर्वोत्तर भाग में आता है। ये जो रोड है ये पूर्वोत्तर सबसे लास्ट में जो है ये सिलचर में स्थित है, सिलचर से गुजरात तक जाती है, द्वारिका तक। नेक्स्ट है, डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, तो बिहार में तो मैदानी क्षेत्र है तो वन बहुत कम पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र में, जैसे नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में, जैसे बिहार का नक्शा ले लिए मोटा मोटी, ये गंगा नदी है, तो पूरा भाग तो बिहार का मैदान ही है, लेकिन ये तराई क्षेत्र में कुछ वन पाए जाते हैं, और कुछ इधर कैमूर तरफ पाया जाता है। तो ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बिहार के 0.35%, मतलब 1% से भी कम क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है, तो ये आता है दाएं आलिंद में, दायां आलिंद, 14 का बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, जो दायां और बायां आलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं। दायां और बायां निलय हृदय के संकेंद्र पश्च भाग में स्थित होते हैं, तथा ये दोनों एक दूसरे से अंतर्नलिका भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में दाएं निलय में होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 14 का बी। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान क्या है, 50 हर्ट्ज। ये तो रटना ही पड़ेगा, इसका तो गणित। चलिए नेक्स्ट है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो धातु, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 287 वाले अधातु तत्व कौन सा है, 287 मिलके कितना हुआ, 2 8 2 10 और 7 17, 17 परमाणु संख्या किसका है, क्लोरीन का, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, बनाने का प्रयास कीजिए, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से ये भारत का राष्ट्रपति का तो निर्वाचन में भाग ले सकता है किंतु महाभियोग में अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग है, तो निर्वाचन में भाग कौन कौन ले सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधान परिषद भाग नहीं लेता है, तो ये तो पहले कट गया, किंतु तो डी नंबर तो कट गया। अब ABC में से कोई उत्तर होगा, तो फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, मतलब महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है। तो लोकसभा महाभियोग में भाग लेता है, राज्यसभा भी लेता है, लेकिन विधानसभा नहीं लेता है,
आंसर हो जाएगा सी नंबर। समझ में आया इसका? ऐसे प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट विधान परिषद डी पढ़ के आगे मत निकल जाइएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। समझते हैं, हिमालय के 3 श्रेणी है। महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय कहते हैं, जिसमें एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नामचा बरुआ है, धौलागिरी है, ये सब है। तो और बीच में मध्य हिमालय है, एक शिवालिक श्रेणी है। हिमालय की 3 श्रेणी है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश हो गया। शिवालिक श्रेणी का ही भाग उत्तराखंड के निचले क्षेत्र में आएगा, नेपाल क्षेत्र में आएगा। कटा छटा भाग है शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि अपरदन क्यों हो सकता है? सोचिए। सघन कृषि, हाँ ये हो सकता है, लेकिन देखते हैं और ऑप्शन पढ़ के। वनों की कटाई, वन का कटाई तो नहीं, कहे कि मैदानी क्षेत्र है। सी नंबर ऑप्शन होगा, अधिक सिंचाई, टाइप मिस्टेक हुआ है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। वनों की कटाई है, वन का कटाई तो ऑप्शन बी कट गया, सी भी कट गया है ऑप्शन डी। और सी नंबर में अधिक सिंचाई, सी नंबर में अधिक सिंचाई। तो भूमि अपरदन का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। वहाँ अधिक सिंचाई किया जाता है कृषि क्षेत्र में, जिसके कारण भूमि अपरदित हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है, कौन है? असम राज्य जीएसटी कानून सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था, असम राज्य ने। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो राजस्थान में है और दिल्ली के रायसीना, ये गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली के रायसीना तक जाती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में नाम में आती है। अगर इसको सजाने प्राचीनतम से नवीनतम तक जाते हैं तो सबसे प्राचीन होगा अरावली, उसके बाद पश्चिम घाट होगा, फिर सतपुड़ा श्रेणी होगा, फिर हिमालय श्रेणी होगा। हिमालय श्रेणी सबसे नवीन, हिमालय श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में आता है। ये बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग, टॉल्स्टॉय होगा इसका। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स, बी नंबर। तो इसका बी। 24, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या है? ये भारत का हिंद महासागर है, ये बंगाल का खाड़ी क्षेत्र, ये अरब सागर है। तो अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो इस जगह है, तो अरब सागर में ये तो आंसर हो जाएगा। श्रीलंका यहाँ पे है, लेकिन यहाँ भारत का द्वीप पूछ रहा है, तो भारत का द्वीप तो श्रीलंका नहीं है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड तो अटलांटिक महासागर के उत्तरी बिंदु पे है, कनाडा के पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, 24 का बी, 24 का ए। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें कौन सहयोग कर रहा है? कौन सा देश? जर्मनी सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति को संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, वो क्या है? भुगतान की स्थिति को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, वो क्या है? 27 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, निर्यात का उच्च शुल्क लगाना। निर्यात के उच्च शुल्क लगाने से इसका कोई
तात्पर्य नहीं है भुगतान को सुधारने में। नेक्स्ट है 27 नंबर हो गया, 27 नंबर हो गया। कौन सा आंसर? बी नंबर, निर्यात का उच्च शुल्क लगाना। निर्यात पर शुल्क लगाने से वे महंगे हो जाएंगे, जिससे निर्यात की मांग घटती है और निर्यात से प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय में कमी आएगी, जिसमें भुगतान संतुलन की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। इसलिए ये आंसर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय होने का, भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र में क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है? आंसर देखते हैं कारण कौन कौन सा है। कम कीमत वाले मशीन द्वारा बनाया गया सामान, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। आंसर ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। इसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं। हस्तशिल्प, जो भारतीय हस्तशिल्प प्राचीन ब्रिटिश शासन के समय था, वह क्यों प्रभावित हुआ था? बिगड़ने का कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मशीन से, ब्रिटिश में यहाँ जैसे हस्तशिल्प हाथ से बनाते थे सामान, अब ब्रिटिश में वही सामान मशीन से बना के सस्ते दाम में बेचते थे। इसलिए कम कीमत वाले मशीन द्वारा कम कीमत वाला सामान, जो मशीन द्वारा बनाया गया सामान था, वो कम कीमत में मिलने लगा। तो अब भारतीय सामान हाथ से बनाया जाता था, जिससे वो भी प्रभावित हुआ कि सामान सस्ता लोग लेगा, तो इसलिए ये हस्तशिल्प उद्योग मर गया। उसके बाद क्या है, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। उसके बाद क्या कि वो ब्रिटिश से आके यहाँ पे बेचते भी थे, उनको शुल्क नहीं लगता था, तो और सस्ता में बेचने लगते थे, तो इसलिए टैरिफ नीति भी एक होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों, सी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो आंसर है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान में किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यासकार। नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। मध्य के बाद प्रदेश के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, तो ये तो सबको पता होगा, रेलवे। एसपीडी का क्वेश्चन है, सॉरी ये एसपीडी, वो एसपीडी का क्वेश्चन था, ये एसपीडी से नहीं लिया गया है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित है। कोई भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसका सबसे बड़ा संस्था कौन है भारत में? केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सा मुख्य कारण था जिससे शहरीकरण का स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? आप सोचिए कौन हो सकता है? औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। आंसर मिला, देखते हैं। आंसर का आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। काहे कि उद्योग अगर बढ़ा तो उद्योग किस क्षेत्र में बढ़ा? किसी भी क्षेत्र में उद्योग बढ़ा तो वहाँ पे काम करने के लिए मजदूर रहने लगे, स्टाफ रहने लगे प्लांट के चारों तरफ। उसके बाद एक मार्केट बन गया तो वहाँ शहर बन गया, वही शहरीकरण कहलाया। औद्योगिकरण शहरीकरण में सबसे बड़ा स्वरूप है। ये शुरुआत का है। अब बाद में भी जब उद्योग लगने लगा तो वो शहरी क्षेत्र में ही लगने लगे, काहे कि उसको कच्चा माल और बाजार भी मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। राजस्थान से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है। इसका ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन ट्रिक तो हम नहीं बताते हैं,
इसका हमको तो मैप पे समझने का इसको प्रयास फिर से करते हैं, देखते हैं। यहाँ हो गया सबसे इंडिया का मैप समझ लेते हैं। मैप में सबसे पश्चिमी बिंदु पे क्या है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से ही अलग हुई थी 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य है, झारखंड हो गया अपना। झारखंड के बाद क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश है जो भारत का अंग नहीं है। बांग्लादेश के बाद कौन है, ये त्रिपुरा और मिजोरम, यही ना है मैप नॉर्थ ईस्ट का। त्रिपुरा मिजोरम, तो त्रिपुरा हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये उड़ीसा नहीं है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। समझने का प्रयास कीजिए भारत के मैप पे। ये हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस जगह क्षेत्र आएगा बिहार। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ेगा इस जगह, ठीक। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और सिक्किम यहाँ पे है सिक्किम। तो सिक्किम ये चारों राज्य हैं नेपाल से सीमा बनाती है। क्या कह रहा था क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा किस देश से मिलाती है, तो ये नेपाल से मिलाती है। कभी मैप पढ़ाएंगे आपको जब हम बोर्ड खरीद लेंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। आज आवाज़ भी कुछ अच्छा होगा, काहे कि हम माइक भी खरीद लिए हैं, ऑनलाइन किए थे, बोया का M1 है, तो ये माइक आ गया है, आज लगता है आवाज़ भी अच्छा होगा। और बोर्ड खरीद लेंगे, फिर वाइट बोर्ड पे हम आएंगे, उसके बाद आपको मैप पढ़ाएंगे, तब देखिएगा कितना मज़ा आएगा मैप से समझने में किसी भी प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी, तो बोरोबंदर टर्मिनल सबसे पहला था भारत में। ये रटने वाला बात है, और जो रटने वाला है वो रटना ही पड़ेगा, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। और जो समझने वाला है उसको समझ के याद करेंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, ये समझने का सवाल है। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है कब है, ये मई जून जुलाई में आता है, जिसमें भारत में भारी वर्षा में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो ये भारत का मप में समझते हैं। जब यहाँ स्थल भाग का तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे ये पवनें अपनी दिशा बदल के इस ओर मुड़ जाती है। जो केरल तट पे भारी वर्षा होती है, उसके बाद वही हिंद महासागर की शाखा और बाकी सब शाखा, अरब सागर की शाखा, इस भाग में वर्षा कराती है। तो ये क्या होगा, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। स्थल से समुद्र की ओर बहती है, नहीं भाई, स्थल से समुद्र की ओर बही नहीं, ये नहीं होगा। समुद्र से स्थल की ओर, हाँ, समुद्र से स्थल की ओर बह रही है दक्षिण पश्चिम मानसून के। आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझने का था, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 38 नंबर चलते हैं। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, महानदी पर है। ये हीराकुंड नदी से कौन सा राज्य लाभान्वित होगा, ये उड़ीसा राज्य लाभान्वित होगा। हीराकुंड नदी, महानदी जो निकलती छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित है। नेक्स्ट चलते हैं। वनों के वितरण को देखने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। वनों का वितरण देखने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र। राजनीति किसे कहते हैं, जो देश हो गया, कोई राजधानी हो गया, राज्य हो गया, कौन सा देश कहाँ है, इसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब भौतिक मानचित्र किसको कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, पठार, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, ये सबको भौतिक मानचित्र से देखा जाता है। अब वन थीमेटिक मानचित्र से। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है, गंगा यमुना, ये
गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सरस्वती महानदी कहाँ गिरती है? सरस्वती नदी तो ये लगभग विलुप्त हो गया है। महानदी अभी बताएं थोड़ा देर पहले कि उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनता है। सतलज ब्यास, सतलज ब्यास कहाँ बनाती है? सतलज तो बनाती है, सतलज ब्यास एक्चुअली ये सिंधु नदी में जाके मिलती है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसका आंसर देखा जाए तो नर्मदा तापी अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सतलज ब्यास सिंधु नदी में मिल जाती है, इसका आंसर सी नंबर नहीं होगा। सिंधु जाके अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट चलते हैं, पोलियो तथा चेचक, एक सेकेंड गलत बोल दिए इस जगह। सतलज ब्यास चिनाव नदी में अपना जल गिराती है, चिनाव जाके मिलती है सिंधु नदी में। सतलज यहाँ से निकला, सतलज और सिंधु जाके चिनाव में, सतलज और ब्यास चिनाव में मिला और चिनाव जाके सिंधु में मिल के और सिंधु जाके अरब सागर में जल गिराती है अपना। नेक्स्ट चलते हैं, पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण क्या है? तो पोलियो चेचक विषाणु से फैलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? शार्क तो मछली है, व्हेल भी मछली है, रेहू भी मछली है, इलेक्ट्रिक रे मछली नहीं है। एक्चुअली व्हेल भी मछली नहीं है, ये स्तनधारी है लेकिन मछली में ही आता है ये प्रजाति। इलेक्ट्रिक रे मछली में प्रजाति में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तक जो पौधा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। पौधा में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम, जो से जाइलम, जो से जल परिवहन। अब फ्लोएम, फल परिवहन, फल मतलब ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है, कितनी होती है? 29। समझने का प्रयास करते हैं कैसे। मनुष्य के खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है, इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में सुरक्षित रहती है। इस अस्थियों में बनी रचना को कपाल कहते हैं। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे तथा 6 अस्थियां कान को बनी होती है। तो कुल कितना हो गया अस्थि? टोटल हो गया 8 अस्थियां। और एक हड्डी होता है, इसका एक हड्डियाँ नाम क्या होता है? अलावा एक हड्डी होता है मस्तिष्क में ही होता है, जिसका हाइड नाम है शायद, हाँ हाइड। तो टोटल कितना अस्थि हो गया? 29 अस्थि, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए नंबर। चलिए, परमाणु के केंद्र में चारों ओर वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बोला गया था? तो ये बोर द्वारा बोला गया था। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नहीं दिया, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। जेम्स क्या है? जे थॉमसन है, चैडविक है, रोएंटजन है, बोर। ये बोर ने बोला था कि परमाणु वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो घूमती परमाणु के चारों ओर, तो वो ये बोर ने बोला था। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो कोयला है नहीं, बॉक्साइट नहीं, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा को पैदा करने के लिए। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, सही बात है। कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, सही बात है। उच्च ऊष्मीयमान वाला हो, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, प्रतिरोध की इकाई कौन सी होती है? ओम। एम्पियर है, वोल्ट है, ये सब नहीं होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण प्रदूषण दूषित हो नहीं, ऐसा विकास जो कुछ समय के लिए हो, ये भी नहीं, विकास जिसमें पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे, ये आंसर हो सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर तो सी होगा, लेकिन इसको और थोड़ा समझते हैं। सतत विकास ऐसा विकास है जिसमें पर्यावरण की भी कोई हानि ना हो, और ऐसा विकास करें जिससे अगले पीढ़ी का भी
अगले पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए विकास हो। जैसे आज अगर कोयला है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना है, इसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब यूज करते एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, तो अगले पीढ़ी को तो सोचना पड़ जाएगा कोयला ना है। ये दूसरी बात है कि ऊर्जा का बहुत सारा दूसरा विकल्प है, लेकिन अगर वन की कटाई हम करते जाते हैं तो आने वाला पीढ़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सही से। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है, ऐसा विकास जिससे प्रदूषण भी कम हो, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो और अगले पीढ़ी को भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, अंतिम है, भारतीय संगीत का झलक किस वेद में देखी जाती है? तो ये सामवेद में देखी जाती है भारतीय संगीत का झलक। हो गया 50 प्रश्न। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बाय।